अगर सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ हार्डवर्क करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सही स्ट्रेटेजी भी फॉलो करनी होगी। तो भाई देखो, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मेरी टॉप 100 में रैंक थी एसएससी सीजीएल में। अभी मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, एएसओ इन सीएसएस के नाम से आप जैसे जानते हो। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि भाई क्या चारों सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कितने रेलिवेंट हैं पीवाईक्यूज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि चारों सब्जेक्ट को टाइम कैसे देना है, किस सब्जेक्ट को कम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा, प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस टीचर से पढ़ना है। आपके जो भी डाउट रहते हैं कि भैया इस बुक से पढ़ूँ या इस बुक से, इस टीचर से पढ़ूँ, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चारों सब्जेक्ट की मैंने बारी बारी से स्ट्रेटेजी बता रखी है। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अपना जो सीजीएल 2026 का एग्जाम आने वाला है उसमें सबसे पहले प्री स्टेज होगी अपनी, है ना। तो प्री में अपने ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। क्वांट मतलब मैथ आता है अपना, फिर रीजनिंग आता है, फिर इंग्लिश आता है, और फिर जीके, और जिसमें करंट अफेयर भी आते हैं अपने। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी से जो मेंस में कंप्यूटर आने वाला है, टाइपिंग आने वाला है, वो भी अभी से करने लगेंगे कि यार कंप्यूटर भी जरूरी है, प्री के बाद मेंस भी तो करना है। भाई मैं मानता हूँ कि अभी टफ आ रहा है, कंप्यूटर वगैरह टाइपिंग वगैरह भी आनी चाहिए, लेकिन उसके प्री के जब आप क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद भी आपको 1 डेढ़ 2 महीने तो मिलेगा ना आपको बाकी तैयारी करने के लिए। तो तब आप उन सब्जेक्ट को कर सकते हो, है ना। सबसे पहले क्या जरूरी है, अपना प्री क्लियर करना। तो अभी इस वीडियो में अपन फोकस करेंगे इन 4 सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो एक एक से मैं सारे सब्जेक्ट की बताता जाऊंगा स्ट्रेटेजी, और फिर वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि मैंने भी बहुत सारी, जब ये वीडियो अभी मैं बना रहा था, मैंने अपनी वीडियो तो बना ली थी, स्लाइड्स वगैरह सब। उसके बाद देखा मैंने भाई मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी लोग स्ट्रेटजी के नाम पे क्या बता रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि जितने भी मैंने ये देखी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस, काफी सारे जो टीचर हैं जिनके कोर्सेज बिकते हैं मार्केट में, वो स्ट्रेटजी के नाम पे, मतलब जितने भी मैंने देखे अभी तक, अपना कोर्स बेच रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगा, है ना। तो आएंगे अपना बताएंगे कि इंग्लिश में ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद 2 मिनट का ये बताएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद 5 मिनट ये चलेगा कि हमारे कोर्स में आपको क्या मिल सकता है। तो वहां से थोड़ा आप कॉशियस रहना कि उन स्ट्रेटेजी को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है कि नहीं, क्योंकि आप जो फॉलो कर रहे हो वो आप करते रहो, बाकी जिसने इस एग्जाम को निकाला है वो आपको सही से बता सकता है। तो आप उन बंदों से सलाह लें या उन बंदों की वीडियो देखें कि जिनने एग्जाम क्लियर किया, अच्छी रैंक से क्लियर किया है, कि टॉप पर है कोई सीजीएल वगैरह का। अब मैंने भी खुद एएसओ की पोस्ट पर हूँ, सीजीएल के एग्जाम निकाल के आया हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सजेशन आपको बेटर मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, है ना। टीचर्स कोर्स के लिए पढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी बताना थोड़ा मेरे को वो सही नहीं लगता है। अब काफी सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे भैया कि अब 26 के लिए पढ़ना है या 27 के लिए पढ़ना है, तो यूट्यूब से पढ़े या पेड कोर्स से। तो भाई देखो, दोनों जगह से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, और पेड कोर्स में तो फिर रहते ही है। लेकिन अब मैं फायदे नुकसान दोनों के बता देता हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है कि जैसे आपका मैथ हुआ, अब मैथ में काफी सारे टॉपिक है, जैसे अर्थमेटिक हुआ, फिर एडवांस हुआ, अर्थमेटिक भी परसेंटेज रेशियो, काफी सारे टॉपिक हैं। लेकिन एक ही टीचर ने सारे टॉपिक नहीं पढ़ा रखे। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि आपने परसेंटेज मान लो राकेश यादव सर से पढ़ लिया, पर उनकी फिर आपकी एडवांस मैथ की वीडियो नहीं है उनकी, तो फिर आपको कोई और टीचर के पास जाना पड़ेगा वो पढ़ने यूट्यूब पे। तो ऐसे अलग अलग टीचर से आपकी फैली हुई प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये चैप्टर यहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से पढूं, वहां से पढूं। तो एक ही जगह से नहीं हो पाएगी, हालांकि सब मिल जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन एक ही जगह से नहीं हो पाएगा। और एक टीचर आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो गए, फिर उससे दूसरा चैप्टर मिले या ना मिले, वो भी मतलब इम्पॉसिबल सही है। तो मैंने तो ये मानता हूँ। और इसके अपोजिट पेड कोर्स में क्या होता है कि अभी तो देखो एसएससी के कोर्सेज बहुत इजी, मतलब इजी नहीं बोलना चाहता, चीप हो गए हैं, मतलब सस्ते तो हैं ही। 2-2.5 हजार में पूरा चारों सब्जेक्ट का मिल जाता है आपको। तो फिर भाई वहां से क्या है, एक फ्लो में अगर आपको किसी टीचर का समझ में आता है तो बस उसकी क्लासेस देखते जाओ, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ये फायदा है ना। बाकी यूट्यूब से अगर किसी को पढ़ना है तो मैं आगे 1-2 वीडियो लाने वाला हूँ कि कहाँ से आप पूरी फ्री तैयारी कर सकते हो, तो वो आप देख लेना। और बाकी पेड कोर्सेज से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप, मतलब अगर पेड कोर्स लेनी है तो आप कंफ्यूज हो कि किस टीचर से पढ़े हैं। बच्चों की यही डाउट आते रहते हैं कि भैया राकेश यादव सर से पढ़े या अभिनय सर से या पवन राव सर से, इंग्लिश में नीतू सिंह मैम से पढ़े या किस टीचर से पढ़े। तो भाई इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है जो मैं अभी बता दे रहा हूँ।
यूट्यूब पे जाना, हर टीचर के 1-2 चैप्टर के ना वीडियोस डले रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे आप जाके, जैसे किसी टीचर को उठाया, रेशियो का टॉपिक डला है, आपने रेशियो के टॉपिक के 3-4 वीडियो देख लिए, ठीक है? आपको कहीं भी ये लगा कि भाई ये टीचर का समझाया मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखो अलग अलग तरह के टीचर होते हैं, जैसे कोई टीचर बहुत स्लो पढ़ाता है, एक एक वर्ड मतलब बेसिक से पढ़ाएगा, कोई टीचर एकदम ट्रिक से उड़ा देता है सवाल को। तो वो आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मैथ आता है, कि आपने 9th-10th में अच्छा बेसिक कर रखा है आपने, तो आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उस टीचर से मत पढ़ो, ठीक है? सीधे ट्रिक वाले के पास चले जाओ, आपको और बेसिक्स आते हैं तो। लेकिन आप बिल्कुल जीरो हो, तो फिर आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और जो टीचर धीमे पढ़ाता है उससे पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो इसका सीधा सा तरीका है कि यूट्यूब से उस टीचर के 2-3 वीडियो देखो, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा, और फिर 1-2 जो आपके मन पसंदीदा टीचर है उनमें से देख लो, फिर जिसका ज्यादा अच्छा समझ में आए उसका आप कोर्स ले लो, है ना? और फिर एक बार टीचर पर भरोसा कर लिया, तो फिर उसका पूरा सिलेबस खत्म करो उसी टीचर से, है ना? अब ये हो सकता है कि मान लो उसने 15 चैप्टर पढ़ा है किसी टीचर ने, मैथ के एग्जांपल में लेके चलता हूँ। एडवांस में जैसे आपको अलजेब्रा समझ में नहीं आया उसका, तो वो 1-2 चैप्टर आप कहीं और से कर सकते हो। लेकिन अगर 1-2 चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, फिर आपने पूरा सिलेबस के लिए फिर से किसी टीचर से पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो गलत है ना? तो एक बार टीचर डिसाइड करो, फिर चेंज मत करना, है ना? 1-2 चैप्टर के लिए कहीं और जा सकते हो, लेकिन एक ही टीचर पे स्टिक रहो। सेम फॉर इंग्लिश, सेम फॉर रीजनिंग, जीके, सब कुछ, है ना? जीके में तो आपको अलग अलग टीचर फॉलो करने पड़ेंगे, ये मैं बता दूंगा। तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए तो लागू होते ही है। तो आप शुरू करते हैं अपन, और ऐसा टीचर पकड़ना जिसके कोर्स में या यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा क्लासेस ना हो, कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ क्लास मतलब कोर्स चल रहे हैं कुछ टीचरों के, 500-600 क्लासेस मैथ की हैं भाई। तो भाई आप 2 साल तक तो मैथ ही पढ़ते रहोगे। अगर 600 क्लास हैं, 365 दिन होते हैं, बीच में हॉलीडे वगैरह भी आती हैं, डेली एक क्लास भी करोगे, तो भाई डेली मैथ ही पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? तो ऐसा टीचर पकड़ना, मतलब जो कम टाइम में बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ाए, कि हर सवाल क्लास में ही नहीं होता जरूरी करना, वो बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, उसके 2-3 रिलेटेड सवाल पढ़ा दे, फिर बाकी सवाल आप बुक से कर लो, है ना? तो सिलेबस जल्दी करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सब 500-600 क्लासेस टीचर पे डिपेंड हो जाओ। तो थोड़ा वो वाली गलती मत करना, वरना सिलेबस में अटके रह जाओगे, पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना जो कम टाइम में पढ़ा रहा है। अब शुरू करते हैं अपन क्वांट की स्ट्रेटजी, ठीक है? मैथ में क्या क्या जरूरी है, अब मैं वो बताता हूँ आपको भाई। तो सबसे पहले मैंने बता दिया, आपने टीचर पसंद कर लिया, अब आपने ले लिया कोर्स, या यूट्यूब से भी पसंद कर लिया, अब आप देख रहे हो उसकी क्लासेस। जैसे यहाँ पे ये फोन पे क्लासेस चल रही हैं, या जो भी लैपटॉप से आप देखते हो, साथ साथ में साइड में आपके रनिंग नोट्स बनाना आपको बहुत जरूरी है ना? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्लास नोट्स उठा लाएंगे उस टीचर के, उसी में अंडरलाइन कर लेंगे। या फिर भाई मैं तो लाइब्रेरी जाता था जब मैं पढ़ता था अपने सीजीएल के टाइम, मैं क्या करता था, कुछ बच्चे देखते थे कि यार क्लास में देखा, टीचर ने क्वेश्चन किया, उसने भी उसके साथ साथ कर लिया टीचर के साथ साथ, कहता मुझे क्वेश्चन आ गया भाई, मेरा पूरा परसेंटेज क्लियर हो गया। और उससे अगर 15 दिन बाद पूछने जाओ ना भाई, परसेंटेज गोल था उसका, उसको कुछ फॉर्मूले भी याद नहीं थे, है ना? तो ऐसे मत करना, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, आप जीके भी पढ़ के देख लेना, आपको ऐसा लगेगा जीके का धुरंधर हो गया मैं, क्योंकि सामने वाला आपको पढ़ा रहा है और उस टाइम आपके दिमाग में रहेगा आधा 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर आप अगले दिन भी पढ़ने जाओगे ना, सेम चीज आपके पास नोट्स नहीं है, तो बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो ये गलती मत करना कि आप नोट्स मत बनाओ, छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बना लेना, कि फॉर्मूले लिख लिए बस, और सवाल मतलब हर टाइप के 1-2 सवाल लिख लिए, तो शॉर्ट नोट्स बना लेना भले ही, लेकिन रनिंग नोट्स जरूर बनाना, की और ये नहीं कि क्लास के खत्म होने के बाद अलग से स्क्रीनशॉट से नोट्स बना रहे हो ना भाई। टीचर जो पढ़ाता जा रहा है, अपनी रफ राइटिंग में जल्दी जल्दी एक कॉपी बना लो, उसमें लिखते जाओ, है ना? अलग से फेयर कॉपी बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब मत करना, साथ साथ लिखते जाओ, फिर आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा उस क्लास का, है ना? तो ये जरूर कर लेना। बाकी फिर क्वेश्चन वगैरह सारे नोट करने की जरूरत नहीं है, 1-2 कर लिए, बाकी बुक से अलग से प्रैक्टिस कर लो, और कॉन्सेप्ट कहीं लिखा पढ़ा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अपना, कि भाई अब बहुत बच्चों की ये डाउट आते हैं कि मैथ में भैया कौन से क्लास टीचर की शीट्स करूं या पीवाईक्यू करूं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि जैसे किसी टीचर ने आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाया, ठीक है? आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो उस टीचर की शीट एक बार लगाना तो बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार लगा सकते हो। लेकिन उसके बाद उस
चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले 5 साल में आए हैं जो सीजीएल में, भले ही वो टीसीएस पैटर्न के हों या एडिक्विटी पैटर्न के हों, आपको दोनों बहुत अच्छे से करने हैं, है ना। पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। शीट से 1-2 बार लगा ली। शीट से क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि किसी कॉन्सेप्ट को उसने पढ़ाया किसी क्लास में, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन दे देता है। अब वो पीवाईक्यू भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। तो जब वो 10 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया उस शीट से। लेकिन पीवाईक्यू जब आप लगाने जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पेपर में आ क्या रहा है। हर चीज पढ़ाई हुई जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें उसमें से फिर इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि एसएससी पूछ क्या रहा है। अब प्रॉफिट लॉस में तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर टाइप जरूरी थोड़ी होता है। टीचर तो हर टाइप की शीट देता है। आपने एक बार पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन फिर जो इंपॉर्टेंट है वो करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करना है एक बार शीट लगाने के बाद। ये मेरा टेक रहेगा इसमें, है ना। तो अगले आप जो 5-6 महीने प्री की या मेंस की तैयारी करोगे, तो पीवाईक्यू फोकस ज्यादा करना। फिर अपने क्लास नोट्स वगैरह, पीवाईक्यूज वगैरह आपके सब खत्म हो गए। लास्ट में जब आप फिर रिवाइज वगैरह करोगे, जब आपका सिलेबस 80% खत्म हो जाए, तो मॉक में आप एक तो नए मॉक दोगे, एक पीवाईक्यू वाले मॉक दोगे। तो पीवाईक्यू मॉक वाले जो जो क्वेश्चन गलत हो, उनको स्क्रीनशॉट लेके या कहीं लिख लो। मैं तो भाई स्क्रीनशॉट लेके एक अपनी वन नोट करके एक सॉफ्टवेयर है उसमें सेव कर लेता था। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई डिजिटल सेव करने की। टेलीग्राम पे आप एक अपने नाम से ग्रुप बना लो, उसमें मैथ का ग्रुप बना लो, उसमें डालते जाओ मैथ के सारे अपने क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस आपके मॉक वगैरह में गलत होंगे ना उस टाइम, या इनकरेक्ट या ओवर टाइम होंगे, वो सारे वहां एक जगह फीड कर लो और फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तब आपका एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये मतलब ऐसे होती है तैयारी। हर चीज नहीं पढ़नी। मतलब एक बार सिलेबस हो गया, कोई चैप्टर आपने ढंग से पढ़ लिया, उसके बाद जरूरी चीजें पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। फिर एक ये गलती भाई आजकल तो यूट्यूब पे गंद फैला हुआ है। ट्रिक बता देंगे, ये मिक्सचर एलिगेशन क्रॉस बना देंगे, ये प्रॉफिट लॉस डिजिटल सम फलाना ठिमकाना ट्रिक से कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई ट्रिक सब कुछ नहीं होता। अगर मान लो एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से अगर 6 भी कॉन्सेप्ट वाले आ गए ना, जिसमें ट्रिक नहीं लग रही, 19 तो आप कर दोगे ट्रिक से, लेकिन वो 6 आपका सिलेक्शन खा जाएंगे, है ना। तो बेसिक भी आने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रिक किसी काम की नहीं होती भाई, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा ना, तो आप ट्रिक समझ ही नहीं पाओगे कि ये ट्रिक ऐसी क्यों है। अब जैसे मैं पवन राव सर से पढ़ता था, वो पहले बेसिक बताते थे, फिर ट्रिक बताते थे, तो मेरे को ये पता रहता था कि भाई ये ट्रिक आ कहाँ से रही है। अब सिर्फ मेरे को ट्रिक ही पता हो, तो वो क्वेश्चन थोड़ा कहीं घुमा फिरा के आ जाए, तो फिर मैं तो भाई कर ही नहीं पाऊंगा। तो अभी जब आप सिलेबस कर रहे हो, जो भी बच्चे 26 की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा बहुत भी जिनका सिलेबस हो गया है, तो भाई बेसिक्स को भी आप 1-2 बार दिमाग में कॉन्सेप्ट जरूर बिठा लेना। ट्रिक से भले ही आप सॉल्व करो, मैं कह रहा हूँ अभी से ही सारे सवाल ट्रिक से सॉल्व करो। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि भाई ये सवाल बेसिक से करके दिखा दे, भले ही आप 10 मिनट ले लो उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा कि एसएससी जैसे कि 1 मिनट में ही करना है, तो ट्रिक से ही करना है। आप 10 मिनट ले लो, लेकिन आपको बेसिक आना जरूर चाहिए, है ना। तो बेसिक बहुत जरूरी है। तो बेसिक भी पढ़ना और ट्रिक भी पढ़ना, ठीक है, दोनों जरूरी है। लास्ट इसका एक और है कि भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप कुछ बच्चों, मतलब मेरे पे तो कमेंट आते रहते हैं भाई, टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे ज्वाइन है मेरे पे, सबके डाउट में देखता हूँ, रोज रिप्लाई करता हूँ। इस वीडियो में अब मैं बता दे रहा हूँ भाई एक जगह, कि वो बोलते हैं कि भैया मॉक में ना मेरे क्वेश्चन ही छूट गए, टाइम ही नहीं बचा। तो भाई वो टाइम बचेगा ये कैलकुलेशन वगैरह से, कि मैथ रीजनिंग में जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी ना, कि एक एक सवाल में से आपने 30-30 सेकंड भी बचाए, तो अगर 10 सवाल में से आपने 30 सेकंड बचा लिए, तो 5 मिनट बच गए। 5 मिनट में तो आप और 5 क्वेश्चन उड़ा दोगे। तो ऐसे बचता है भाई टाइम बाकी क्वेश्चनों के लिए। तो आपको कैलकुलेशन बहुत अपनी फास्ट करनी होगी। इसके लिए मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी हैं, ठीक है। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो कि भाई कैलकुलेशन करनी कैसे है। उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि रोज आपको मैनुअली कैलकुलेशन कैसे करनी है, अपनी दिमाग कैसे तेज करना है। फिर मैंने ट्रिक भी सिखा रखी है, कि कहीं कहीं ट्रिक भी लग जाती है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। कैलकुलेशन भाई डेली 15 मिनट। मैं तो क्या करता था अपनी तैयारी के टाइम, सुबह उठते से मेरे 2 रूटीन थे। सबसे पहले उठते से कैलकुलेशन करना, मैनुअल करता था कॉपी पेन पे, ऐसे सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर से नहीं, फोन से नहीं। क्योंकि भाई एसएससी के पेपर में रफ शीट मिलेगी और शीट पे करना है मेरे को सवाल।
है ना। तो मैनुअली करता था मैं कॉपी पेन पे कैलकुलेशन खुद लिख के कि 15 गुणा 256 कुछ भी नंबर लिख के। इसकी कोई ट्रिक है वो मैं वीडियो आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप देख लेना। तो डेली 15 मिनट कैलकुलेशन तो करो। और दूसरी चीज मैं वोकैब डेली याद करता था। ये तो मेरी दोनों चीजें फिक्स थी, ठीक है ना भाई। तो ये करना है। अब मोर टिप्स में ये है भाई कि अब मैंने आपको पूरा बता दिया, मैं थोड़ा सा समराइज करके बताता हूँ कि भाई सबसे पहले ना आप सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, है ना। कि सिलेबस अगर जैसे मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, एडवांस कंप्लीट हो गया, तो जब आपका 60-70% सिलेबस हो जाए तब आप मॉक लगाना शुरू कर सकते हो। पहला डाउट तो ये रहता है कि मॉक लगाना कब शुरू करना है, तो जब 60-70-80% सिलेबस हो जाए तब आप मॉक लगाना शुरू कर सकते हो। दूसरा भाई कि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। टीसीएस वाले हों सब ये बोल रहे हैं भैया अब ये पैटर्न हो गया, एडुकेटिव हो गया, चेंज हो गया। अभी मेंस में देखा था ना, टीसीएस जैसे सवाल आए थे ना, इंटरफेस वही था ना। तो भाई पीवाईक्यूज अभी भी जरूरी हैं। लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लेना। अब पीवाईक्यूज लगाने का भी तरीका होता है, जैसे मैं किरण की किताब में से लगाता था, है ना भाई। तो किरण की किताब में से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे, अभी शो भी कर दूंगा कि कौन सी वीडियो थी। तो किरण की बुक में से जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के 100 सवाल हैं, तो 100 मैंने पहली बार में लगाए, उसमें से मेरे से 20 नहीं बने। तो मैं उन 20 को गोला मार लेता था कि अगली बार जब मैं रिवीजन करूंगा तो सिर्फ ये 20 ही लगाने हैं, है ना। तो ऐसे होता है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की, एक बार में जो लग गए वो तो अगली बार में भी लग जाएंगे, लेकिन जो एक बार में नहीं लग रहे थे पहली बार में, वो अगली बार दिक्कत देंगे, तो उन 20 को कर लो। फिर तीसरी चीज मैंने बताई कि मॉक जब देते हो तो उसमें से जो आप क्वेश्चन छांटोगे उनका एक अलग बैंक बना लेना, डेटा बैंक अपना, या तो कॉपी में कहीं लिख लेना या डिजिटली कहीं स्टोर कर लेना उन फोटोज को। टेक्स्ट बुक वगैरह जहां से भी पीवाईक्यूज देते हो, मैं टेक्स्ट बुक से देता था, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता था, उनकी बार बार प्रैक्टिस करता था। और उनमें देखता था कि मैं टाइम कैसे बचा सकता हूँ, कोई ट्रिक में गलत तो नहीं लगा रहा या किसी ट्रिक से ज्यादा अच्छे से जल्दी सॉल्व तो नहीं हो रहा। तो वहां से उन क्वेश्चनों को और छांट लो, तब आपकी पूरी पीवाईक्यू की कमांड मानी जाएगी। उसके बाद आपको नए मॉक में मास्टरी करनी है तो करते रहना, लेकिन पहले ये चीजें जरूर कर लेना, है ना। क्योंकि ये जो हवा बनाते हैं कि टफ आ गया पेपर, ये आ गया वो आ गया, भाई 25 में से 5 क्वेश्चन टफ आएंगे, ठीक है, लेकिन पहले 20 तो बनाओ। 20 तो यहीं से बनाएंगे ना। जब ये 20 बना पाओगे तब उन 5 को बना पाओगे आगे। क्योंकि जब इजी और मीडियम ये पीवाईक्यू वाले बना पाओगे तभी टफ पे जा पाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे करना है अपन को मैथ में। अब आते हैं अपन इंग्लिश पे। ठीक है, मैथ वाला पोर्शन अपना खत्म हो गया। वीडियो लंबी रहेगी, थोड़ा लास्ट तक बने रहना। एक एक सवाल के जवाब दूंगा जो भी मेरे से कमेंट में पूछा है या मैंने अपनी तैयारी के टाइम मेथड फॉलो किए थे, या टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछते हो, जहां भी आपने मेरे से जो जो सवाल पूछे हैं ना, इस वीडियो में सारे जवाब दूंगा, है ना। बस एक ही शर्त है, लास्ट तक बने रहना, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट आ जाए तो फिर बैठा हूं भाई मैं, फिर आ जाना मेरे पास, है ना। तो इंग्लिश में ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो हमेशा। पहला पार्ट है भाई अपना ग्रामर वाला। ग्रामर मतलब जैसे बीच में सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, एरर फाइंडिंग वगैरह आ जाता है, वो सब। फिर वोकेबलरी वाला पार्ट, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, इसको मैं वोकेब में रखता हूँ। पर कंप्रीहेंशन वाले पार्ट, इसमें मैं 3 चीजें रखता हूँ भाई अपनी। एक तो वो रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला, ठीक है। और दूसरी चीज अपनी आती है क्लोज टेस्ट वाला, क्योंकि ये सब रीडिंग वाले पार्ट में ही आते हैं अपने मेन। और तीसरा है अपना PQRS जो अपन सॉल्व करते हैं। एक एक से बताऊंगा इन तीनों को कैसे मास्टरी करनी है और मैंने कैसे की थी। मैं तीनों को बिल्कुल अलग रख के पढ़ता हूँ। मैं इंग्लिश को मतलब ग्रामर एक अलग सब्जेक्ट मानता हूँ, वोकैब अलग और कंप्रीहेंशन अलग। और तीनों को ऐसे घुसा के पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कंप्रीहेंशन करूँ या ग्रामर करूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे डिवाइड करके पढ़ोगे ना तो फोकस भी ज्यादा रहेगा। कि एक टाइम में कि ग्रामर पढ़ रहे हो तब ग्रामर पर फोकस रहेगा, उस दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि कंप्रीहेंशन में कम नंबर आ रहे हैं। भाई वो भी मास्टरी कर लेंगे ना अपन जब पढ़ेंगे तब। अब देखो सबसे पहले ग्रामर वाला पार्ट है ना। तो जो मैंने बताया था मैथ में वैसे ही ग्रामर में, सबसे पहले टीचर चुनो। यूट्यूब से पढ़ रहे हो यूट्यूब से, या पेड कोर्स से पढ़ रहे हो पेड कोर्स से। मेरे को 2-3 टीचर मेरे को ठीक लगते हैं जो कम क्लासेस में ना बहुत सारा कंटेंट पढ़ा देते हैं, आपके मतलब रूल सारे क्लियर हो जाएंगे। और ज्यादा रूलबाजी भी नहीं करते वो कि दिस के बाद ये आएगा वो आएगा। जैसे नीतू सिंह मैम है एक, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। गोपाल वर्मा सर करके हैं एक, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि कम टाइम में आपको सारा पढ़ा देंगे वो। तो सबसे पहले ना इंग्लिश में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये बात याद रखना। सीधे जाते से टीचर की क्लास में ये मत बोलने मैडम ये एरर
कैसे होगा मैडम, ये कंप्रीहेंशन कैसे होगा? ऐसे नहीं चलेगा भाई काम। टीचर अगर पढ़ा रहा है तो पहले ध्यान से पढ़ते रहो कि टीचर ने टेंस पढ़ाया, फिर वर्ब वर्ब पढ़ाया, तो ये पढ़ते जाओ लाइन से और रनिंग नोट्स बनाते जाओ। जैसे रनिंग नोट्स कैसे बनाए, सबसे पहले तो रनिंग नोट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। रनिंग नोट वो होते हैं कि टीचर कुछ बोल रहा है कि यार वर्ब में ये वाली वर्ब यहाँ लगती है, आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा तो आप हिंदी में लिख लो कि टीचर ने जो बोला वो हिंदी में अपनी भाषा में लिख लो। बाद में आपको रिवीजन करना है ना उन नोट से, तो आपको समझ में आने चाहिए। इस बात की शर्म मत करना यार, कोई मेरे दोस्त मेरे नोट्स पढ़ लेगा तो कहेगा इंग्लिश भी हिंदी में लिखा है। भाई कोई पढ़ने नहीं आ रहा जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना तो भीड़ लग जाएगी नोट्स लेने की, भैया नोट्स दे दो अपने, आपने कैसे पढ़ा था। फिर वो बोलेंगे अरे वाह इंग्लिश हिंदी में लिख के पढ़ा था, उस दिन आपकी तारीफ होने लगेगी। तो बिल्कुल शर्म मत करना, अपनी भाषा में लिखना। जो आपको समझ में आए कि टीचर ने ये पढ़ाया, मेरी ये समझ में आया, वो होता है रनिंग नोट। तो रनिंग नोट्स जरूर बनाना, वरना बाद में अगर टीचर ने एक बार पढ़ा दिया और फिर बुक से रिवीजन करने गए तो भाई वीडियो ही दोबारा देखनी पड़ जाएगी और फिर 1 घंटा खराब होगा 10 मिनट में जो अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करो पहले, फिर जैसे 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 किसी टीचर ने टेंस पढ़ाया तो टेंस के साथ उसके साइड में टेंस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लो, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। फिर वर्ब के टीचर पढ़ाता जा रहा है उसके साथ साथ लगाते जाओ, ठीक है। फिर लास्ट में जब पूरा सिलेबस हो जाए ना तो एक बार अपने नोट्स रिवाइज कर लो और फिर मिक्स प्रैक्टिस करो। मैं क्या करता था, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके बुक है और किरण है, उसमें एसएससी के सारे पीवाईक्यू दिए हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर में बैंक रेलवे सबके पीवाईक्यू दिए हैं। तो जब आप सिलेबस कर लेते हो ना फिर आपको ये पीवाईक्यू जब मिक्स वाले करते हो ना आपको ये समझ में आ जाता है कि हर क्वेश्चन या हर रूल जरूरी नहीं है, कुछ रूल ही जरूरी है जहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। जैसे कुछ प्रोनाउन के रूल होते हैं, फिर हार्डली स्कैर्सली वैन किसके साथ लगता है, देन किसके साथ लग सकता है, नो सूनर देन, ऐसे करके बहुत ये 3-4 जो मैंने अभी बताया ना इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज है जहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तो शुरू के जब आप ये करोगे ना मिक्स प्रैक्टिस तो इनमें आप फंसोगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है इन क्वेश्चन का इनको मुझे अच्छे से कर लेना है। तो जो फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, और फिर एग्जाम से पहले एक बार पूरे अपने नोट्स फिर से रिवाइज कर जाना कि कहीं और कहीं से जो रूल मैंने थोड़े कम प्रैक्टिस किए वहां से भी आ गया तो वहां से भी मैं कर दूंगा, है ना। तो ऐसे करना, क्योंकि जो पहले तो आपने सारा समुंदर सिलेबस में कवर कर लिया कि सब चीजें मैंने पढ़ ली, फिर उस समुंदर में से छांटना भी तो है कि जरूरी क्या है, कि एग्जामिनर पूछेगा क्या, कहाँ मुझे फंसा पाएगा। तो फिर वो जरूरी छांटना ज्यादा जरूरी है ना। तो इसको ऐसे फॉलो करना आप ग्रामर में, है ना। प्रैक्टिस बहुत मेन है। सबसे पहले मैं तो बोलूंगा ग्रामर में सिलेबस खत्म करना जरूरी है, फटाफट सिलेबस खत्म करो, प्रैक्टिस करो दम से, तब आपकी ग्रामर इंप्रूव हो पाएगी। अगर सिर्फ पढ़ के बैठ के रूल याद कर रहे हो बस बुक से कि नाउन में अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है ये, तो नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं भाई वोकैब वाले पार्ट पे कि वोकैब में क्या करना है। अब बहुत मतलब कमेंट आते हैं मतलब सारे बच्चे पूछने आ रहे हैं तो डेली का है भाई, मेरा तो उनको रिप्लाई करता हूँ। मुझे पता है कि क्या डाउट है आपके, कि भैया द हिंदू के वोकैब पढ़ लें, एडिटोरियल के वोकैब पढ़ लें, ये कर लें वो कर लें, पीवाई क्यों नहीं पूछेंगे कि सारे पीवाई क्यों कर लूँ कि नहीं, प्रीवियस ईयर टीसीएस वाले या जो भी हैं पिछले 5 साल के, ये उल्टे सीधे क्योंकि यूट्यूब ने भर रखा है कि द हिंदू को एडिटोरियल पढ़ाएंगे हम डेली, इसमें से वोकैब कराएंगे। भाई जो पढ़ना है पढ़ लो, पर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर है ना भाई ये रामबाण है इस एग्जाम का, है ना। कहीं भी चले जाओ, क्योंकि अब देखो मैं लॉजिकली बताता हूँ। वन वर्ड है, अगर आप सारे किरण, क्योंकि मैं किरण से पढ़ता था, सारे वन वर्ड लगाने बैठोगे ना तो 1000-1200 के आसपास तो वन वर्ड है, ठीक है। फिर ईडीएम है 1000-1200 के आसपास, साइनो एंटो ऐसे 3-4 हजार तो यही हो गए। तो भाई 3-4 हजार वर्ड यहाँ बिठा लोगे तो फिर इससे ज्यादा जाएगा आपके दिमाग में, और सिर्फ वोकैब से ही पेपर क्लियर करना है क्या? वोकैब सिर्फ एक पार्ट है पेपर का। तो सबसे पहले जो पूछा गया है उस पर फोकस कर लो तो ज्यादा बेटर है ना। फिर अब बच्चे पूछते हैं कौन सी बुक से पढूं, किरण से पढ़ लूं, ब्लैक बुक से पढ़ लूं। भाई जिसको ब्लैक बुक से पढ़ना है ब्लैक बुक से पढ़ो, किरण से पढ़ना है किरण से पढ़ो। अब ब्लैक बुक पढ़ने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ भाई। ब्लैक बुक में क्या दिया रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया है एसएससी में कि मॉर्चरी का मान लो सिनोनिम पूछा है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि पहला ऑप्शन कुछ दिया है, दूसरा ऑप्शन कुछ दिया है, तीसरा कुछ दिया है, चौथा कुछ दिया है। मॉर्चरी का मतलब मान लो होम टाउन दिया है पहला ऑप्शन, दूसरे हैमिल्टन ऐसे कुछ दिया। आपको हैमिल्टन आप पढ़ने जाओगे भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आपको इसका सिनोनिम पता है, आपने सिनोनिम टिक लगाया आगे निकल गए।
लेकिन भाई ये जो दूसरे नंबर का वर्ड है इसको कौन पढ़ेगा? भाई ये भी ऑप्शन ज्यादा जरूरी होते हैं। ये हैमिल्टन है ना, अभी जो ऑप्शन में अगली साल क्वेश्चन बन के आएगा, और ये मैंने देखा है, जो इस साल ऑप्शन में आया अगली साल क्वेश्चन बन के आता है। तो एक वर्ड के जो चारों ऑप्शन है ना वो भी पढ़ने हैं। मैंने वो क्या पढ़ा रखी है इस चैनल पे, जाके देख लेना, सबके ऑप्शन पढ़ाए थे एक एक। उन ऑप्शन में से फिर फंसा भी है। तो आपको ऐसे करना है कि ब्लैक बुक में से आपने, उसमें क्या क्वेश्चन क्वेश्चन के मीनिंग दिए रहते हैं, वो पढ़ लिए कहीं से, कि ये फोटोकॉपी करा लाओ, फिर पिछले 5-6 साल के या टीसीएस के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, या आप जो टेस्ट वगैरह से मॉक दोगे वहां से उसमें चारों ऑप्शन दिखते हैं, तो फिर वो ऑप्शन भी याद कर लो, है ना। ऐसे करना है वो क्या, कि क्वेश्चन भी करना है, फिर जब सारे क्वेश्चंस हो जाए, जब टाइम बचे, तो सारे ऑप्शंस भी देख लेना है, सबके मीनिंग, वो भी जरूरी होते हैं। अब मैं क्या करता था, रोज सुबह उठ के भाई, रोज सुबह उठ के आधे घंटे डेली वोकैब याद करता था, 10 से 15 वोकैब। उसमें मैं क्या करता था कि वन वर्ड करता था 10 से 15, और साथ में ईडीएम करता था 10 से 15। ईडीएम आप साथ साथ चलने दो, क्योंकि ईडीएम एक अलग चीज होगी। ईडीएम में ऑप्शन याद नहीं करने होते, ईडीएम में सिर्फ जो वर्ड है वही याद करना होता है क्वेश्चन का, क्योंकि ऑप्शन का उसमें कोई मतलब नहीं होता। तो ईडीएम थोड़ा इजी होता है याद करना। इजी क्यों होता है कि जैसे आपको उसके पीछे की अगर कहानी पता है ना, ईडीएम का सबसे इजी तरीका है भाई, कोई भी ईडीएम है उसको गूगल पे लिखो और उसके आगे एक वर्ड लिख दो, ओरिजिन, बस आपका काम हो गया। जैसे एक ईडीएम है हॉब्सन्स चॉइस, अब आपको हवा ही नहीं लगी होगी जिसको ये ईडीएम पता नहीं है हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है। अब इसकी मैं पीछे की ओरिजिन की कहानी बता देता हूँ आपको, कि हॉब्सन था भाई, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, और उसमें से जैसे 15 घोड़े थे, उसमें से 5 बहुत अच्छे थे। तो कोई भी वो रेंट पर चढ़ाता था उनको, घोड़े चलाने के लिए देता था। अब लोग क्या करते थे, उन 5 घोड़ों में से बार बार चूज करके ले जाते थे, क्योंकि वो अच्छा दौड़ते थे। तो भाई वो 5 घोड़े उसके बहुत थक जाते थे, और बाकी घोड़ों को कोई ले ही नहीं जाता था, वो मौज मस्ती मार रहे थे, उसका तो धंधा ही ठप हो रहा था, क्योंकि ये 5 घोड़े ही थक जाते थे, अगले दिन काम नहीं कर पाते थे। तो हॉब्सन ने क्या एक रूल बनाया भाई, कि जो तबेला होता है उसमें सबसे पहले कोई आदमी लेने आया, जो सबसे पहला घोड़ा बंधा होगा ना वही ले जाना पड़ेगा, वो कोई सा भी हो। उसने चॉइस तो रखी सामने वाले के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या था, कोई रियल चॉइस थी नहीं ना, जो पहला घोड़ा बंधा होगा वही ले जाना पड़ेगा ना। तो हॉब्सन चॉइस ईडीएम का मतलब यही होता है भाई, कि आपके पास कोई पर्टिकुलर चॉइस है ही नहीं, है ना। आपको दिया तो जा रहा है मौका, लेकिन आपके पास ऐसा कोई फ्री चॉइस नहीं है, तो ये होता है। अब इसको जाके गूगल पे पढ़ लेना, इसका मतलब झट से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे की कहानी बता दी। तो ईडीएम कभी भी याद करो, उसके आगे लिख दो गूगल पे ओरिजिन, बस। उसके पीछे की जरा कहानी, 2 मिनट लगते हैं भाई एक ईडीएम के ओरिजिन, जब फ्री बैठे हो तब देख लो, तो आपको ईडीएम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर जब आपके वन वर्ड और ईडीएम हो जाए ना, तब साइनो पे आना। ईडीएम तो साथ साथ चलने दो, वन वर्ड जब खत्म हो जाए तब साइनो पे आना। साइनो कर लो, एंटो मत करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि साइनो में मोस्ट प्रोबेबली है कि सारे कवर हो जाएंगे, एंटो वाले भी। क्योंकि एक बार आपने एक जैसा मीनिंग लगाना सीख लिया, तो अपोजिट मीनिंग हमारे दिमाग जल्दी लगा देते कि हाँ ये तो इसका उल्टा है। ठीक है, तो जो साइनो है ना वो याद कर लेना। अब साइनो में भी बच्चे क्या पूछते हैं कि भैया जैसे ये है कोई वर्ड, इसके 4 सिनोनिम है, चारों रट लूं क्या? मैं कह रहा हूँ भाई एक भी मत रट। मैं कह रहा हूँ ये जो वर्ड है ना, बस इसका मीनिंग याद कर लो आप, है ना। फिर बाकी इसके जो सिनोनिम है ना, ये कहीं ना कहीं, जैसे ये क्वेश्चन आया, मॉर्चरी का सिनोनिम पूछा, अब इसका एबीसीडी में से 4 ऑप्शन होगा कोई, तो सी वाला ऑप्शन सही है, तो सी का भी आप आंसर याद कर लो, बाकी कुछ मत याद करो। बाकी जो सिनोनिम है ना वो कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन में आ जाएंगे, पीवाईक्यू में, वहां से याद हो जाएगा, आप कनेक्ट कर लोगे, है ना। ऐसे एक एक वर्ड के 4-4 सिनोनिम रटने मत बैठो, बस उस वर्ड का मीनिंग याद कर लो, और उसका जो सही आंसर है उसका मीनिंग याद कर लो, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी वोकैब बिल्ड हो जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल भड़क नहीं लेनी वोकैब में। एक तरीका है कि पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, उसको रूट वर्ड के तरीके से करो, तोड़ तोड़ के करो, साथ में ईडीएम करते जाओ, ईडीएम की कहानी पढ़ते जाओ साइड में। और कोई टीचर पढ़ा रहा है भाई, नीतू सिंह मैम की वीडियो डाली है, मैंने देखी है यूट्यूब पर, वहां से फ्री वीडियो पढ़ी है, वहां से देख लो, वो सारी ईडीएम की कहानी बताती हैं। ठीक है, फिर साइनो एंटो पे आ जाओ। साइनो एंटो में थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी मीनिंग याद करना है, तो हिंदी में मीनिंग याद करके कर सकते हो। सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश याद करना जरूरी नहीं है, हिंदी में मीनिंग याद करते जाओ। जब आपको ऑप्शन का भी हिंदी में मीनिंग पता होगा, क्वेश्चन का भी, तो आप फटाफट लगा दोगे कि इसका साइनो कौन सा। तो ये हो गई अपनी वोकैब वाली बात। अब आते हैं अपन अपने थर्ड वाले पार्ट पर, कि कंप्रीहेंशन में क्या करें, कि ये सबसे हुआ बना रखा है भाई, कि कंप्रीहेंशन हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ,
पैरा जंबल हुआ, इसमें हुआ बना रखा है, इसकी ट्रिक बताओ, इसकी कोई ऐसा रामबाण बता दो कि अभी अभी 200 में से 200, 100 में से 100 सारे नंबर ला दूंगा इसी में कि यही आ रहा है। तो भाई इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि द हिंदू पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बुक पढ़ दो। मैं कह रहा हूँ कुछ मत पढ़ो, है ना। पढ़ना है अपनी रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो कि मेरे को कुछ गेन करना है, मेरे को रीडिंग सीखनी है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो डेली द हिंदू जितना मतलब बहुत टफ न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ सकते हो, है ना। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आर्टिकल, वहां से स्पोर्ट्स वगैरह की खबरें पढ़ लो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, या फिर कोई बॉलीवुड की खबर पढ़ लो, इंटरेस्ट आ रहा है ना वो पढ़ो। एडिटोरियली पढ़ना जरूरी नहीं है, अभी पहले इंटरेस्ट जगाओ सब्जेक्ट में। और मैं ये बोलूंगा कि रीडिंग कर रहे हो तो कर लो, लेकिन 2-3 पीवाईक्यू हर के, कि मैं बोलूंगा रोज का एक रूटीन बना लो कि 2 मेरे को कंप्रीहेंशन सॉल्व करने हैं डेली, 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, और 2 पैरा जंबल सॉल्व करने हैं। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ को होती है, मैंने अपनी वीडियोस में बता रखी है वो। उसके अलावा जितना इनकी प्रैक्टिस करोगे, पैरा जंबल में तो ये ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूव होगा। तो रोज के 2-3 बांध लो कि मुझे रोज आधे घंटे कंप्रीहेंशन 2, 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैरा जंबल करने हैं, फिर अगले दिन करना है। इसको 1 महीने करके देखो, 15 दिन करके देखो, फिर आपको अपने आप दिक्कतें कम हो जाएंगी इनमें। तो ये कर सकते हो। कंप्रीहेंशन की मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी हैं, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने अभी एसएससी में जो क्वेश्चन आए थे उसी के जैसे सॉल्व करा रखी हैं, कि भाई कंप्रीहेंशन में सबसे पहले ना पैसेज पढ़ना जरूरी नहीं होता, पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लो, 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो एक बार दिमाग में बिठा लो, फिर पैसेज पढ़ो। मैंने ये बता रखा है उनमें। और डिटेल के लिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तब आपको सेट हो जाएगा कि पैराग्राफ में से ढूंढना क्या है। ऐसे बिल्कुल अंधे घोड़े के जैसे नहीं भागोगे कि ये सारा पैसेज पढ़ लूंगा, हिंदी कर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा, तो ये मत करना। वहां से आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो ये अपना इंग्लिश वाला पार्ट खत्म हुआ, मैंने तीनों पार्ट बता दिए कि कैसे क्या करनी है आपको अगले 4-5 महीने में। अब आते हैं भाई जीएस की स्ट्रेटेजी की। जीएस जीएस तो बहुत हुआ बना रखा है कि जीएस कैसे होगा, जीएस तो एकदम टफ आ गया, अब मैं क्या करूंगा, तो 5 ही नंबर आए 50 में से। ऐसा नहीं होता मेरे, है ना। अच्छे नंबर आए थे, बहुत हार्ड शिफ्ट में भी मेरे 16-17 क्वेश्चन सही थे एकदम 25 में से। और मैंने बहुत अच्छे से जीएस किया था, क्योंकि अपने टाइम पे ये 1 मिनट वीडियो यहाँ पे पॉज करके इस लाइन को पढ़ लो, ये जो मैंने स्लाइड पे लिखा है, इसमें जीके का सार छुपा हुआ है। पढ़ ली। अब देखो, एसएससी सीजीएल में जीके वो सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं कभी कम। भाई कोई भरोसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करके गए, मार्क्स आपके 50 में से 20 ही आए। 50 में से 50 की गारंटी कोई नहीं ले सकता जीएस में। और 50 में से 5 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीके के धुरंधर नहीं हो, कितनी भी धुरंधर हो, जीके भाई बहुत वास्ट है ना। लेकिन अब दूसरी लाइन पढ़ो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जीके पढ़ी ही ना जाए। पढ़ना बहुत जरूरी है, सिलेबस करना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे जीके आती है, तभी आप मॉक अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना मॉक में 25 में से 20 क्वेश्चन हवा ही नहीं लगेगी, कि अगर आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, बस ट्रिक ट्रिक पढ़ने बैठ गए, नदियां ट्रिक से कर लूं, पहाड़ें ट्रिक से कर लूं, और सारे आर्टिकल याद कर लूं। आर्टिकल के अंदर क्या पढ़ा है वो मुझे पता नहीं है भाई। आर्टिकल 52 पता है मुझे, प्रेसिडेंट का होता है, और उसके अंदर हवा नहीं है मुझे क्या होता है। तो अंदर का सिलेबस आना चाहिए भाई आपको। अब जीके में भाई होते हैं 2 पार्ट। एक होता है अपना ट्रेडिशनल जीके जिसमें स्टैटिक टॉपिक होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये बताऊंगा कैसे करना है वो। फिर दूसरा होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में ना लास्ट के 12 महीने के जरूर पढ़ लेना। सबसे बड़ा डाउट ये है भैया कहाँ तक के करंट अफेयर पढ़े। लास्ट के 12 महीने के करंट अफेयर पढ़ लेना, और उसमें भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स। जैसे अभी ना पिछले 1-2 साल में मैं देख रहा हूँ ये जो पैटर्न चेंज हुआ है तब से, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लो, जो भी स्कीम आए, बिल्स पास हो रहे हैं या एक्ट कोई बन रहा है वो। फिर अभी भारतीय न्याय संहिता, इसके ऊपर भी पूछे जा रहे थे। साइंस के करंट अफेयर में इसरो वगैरह के मिशन पूछ रहा है वो, तो ये आप पढ़ लो। थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने की आदत डालो। जितने आप मतलब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे भी आपकी जीके अच्छी होगी, है ना। तो करंट अफेयर में हर कुछ नहीं पढ़ना कि हर कुछ पढ़ने बैठ गए, ये जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। फिर इसके अलावा अपॉइंटमेंट कौन, मतलब किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना है, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, या फिर अवार्ड किसको कौन सा मिला है, स्पोर्ट्स, तो कुछ कुछ जो ग्रे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आप अच्छे से कर लो करंट अफेयर में। और लास्ट के
12 महीने के जरूर कर लेना, है ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। मैं बोलूंगा डेली वीडियो देखनी है, डेली वीडियो देखो। 2-3 यूट्यूब चैनल है, जैसे जीके टुडे हो गया, या फिर नेक्स्ट एग्जाम करके है। यूट्यूब चैनल भी पूछते हैं बच्चे, इसलिए आज मैं सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम करके डेली पढ़ना है, डेली पढ़ो। ऐसे चैनल से पढ़ना जो 1 घंटा पूरा करंट ही नहीं पढ़ा रहा है। जैसे आज मान लो, आज 26 जनवरी है, मान लो आज की डेट, तो वो 26 जनवरी का करंट लेके आएगा बंदा। भाई मैंने यूट्यूब पे मतलब गंद जो देखा है, 1 घंटा 26 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा रहा है कि आज क्या क्या हुआ। उसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो बंदा वो भी पढ़ा देगा। तो आप 1 घंटे करंट पढ़ो, फिर 5 घंटे उसे याद करो, और उसकी वीडियो पे आपने दे दिए व्यूज, उसने अपने पैसे कमाए और आगे बढ़ गया। भाई ऐसा नहीं करना है। एक दिन में मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कि सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की उस दिन, या कोई किसी का अवार्ड मिला, वो सब जरूरी होते हैं। ये जो 2 चैनल मैंने बताए, ये 10-15 मिनट में आपको ये बता देंगे। 2x पे करके अपने नोट्स बनाओ, रनिंग नोट्स, वहां से देख सकते हो। नहीं पढ़ना यहाँ से तो मंथली कोई मैगजीन उठा लो, और उसको डेली अपने 5-5, 10-10 मिनट पढ़ते रहो। उसमें हाईलाइट कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है ना। एकदम ऐसे डेली 2-2 घंटे करंट अफेयर मत पढ़ना, वरना खराब, खत्म है पूरी तैयारी। ठीक है। फिर आते हैं अपन ट्रेडिशनल जीके। अब इसमें ये 5-6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, और फिर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मैं बोलूंगा ट्रिक से पढ़ लो, क्योंकि इसमें बहुत रटने का काम है। जैसे स्टैटिक जीके में क्या हुआ, किस गेम में कौन सी ट्रॉफी मिलती है, किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं, या फिर ज्योग्राफी के भी कुछ स्टैटिक होते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये कहाँ है, या फिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। तो स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है, वो ट्रिक से पढ़ लो। एक चैनल है यूट्यूब पे जहाँ से मैं पढ़ता था, महात्मा जी जीके ट्रिक्स करके, तो वहां से पढ़ सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो जाके देख लेना कि कैसे क्या पढ़ने। मैंने अपने नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे मेरी सारी ट्रिक्स लिखी हैं, तो वहां से देख सकते हो। बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट बचे, इसमें से भी हर सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से पहले उठाओ पॉलिटी। पॉलिटी अच्छे से पढ़ लो। फिर साइंस, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ये 3 इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 जब आपके खत्म हो जाएं, फिर आप आओ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, पढ़ के चले जाओ। तो पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, ये करो, और फिर थोड़े ये बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ लो। पढ़ना कैसे है, वही मैंने बताया, एक टीचर पकड़ो। यूट्यूब पे अभी परमार सर चल रहे हैं, परमार सर से पढ़ सकते हो, कहीं और से पढ़ रहे हो कहीं और से पढ़ सकते हो। फिर रनिंग नोट्स जरूर बनाना है ना। अब देखो, अब कोई बच्चे कहेंगे भैया जीके की इतनी क्लास कैसे देखेंगे। ये भाई उतनी कोई ज्यादा क्लास नहीं होती। जैसे एक मान लो पॉलिटी है, तो 20 क्लास में पॉलिटी कोई टीचर आराम से करा देगा। तो 20 एक क्लास में पॉलिटी कर लो, एक एक से सब्जेक्ट उठा के। मैंने पहले पॉलिटी कर लिया, फिर मैंने भाई साइंस का बायो कर लिया, फिर मैंने साइंस का बायो से मैं थोड़ा ऊब गया हूँ, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। फिर मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, फिर केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ लिया। ज्यादा से ज्यादा जो मतलब जीके का सिलेबस करने में 3-3.5 महीने लगेंगे, और सिलेबस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक गलती जो मैंने की थी अपने टाइम पे, भाई मैंने सिलेबस पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाए, तो फिर मुझे वीडियो फिर से देखनी पड़ी। मतलब 40 घंटे की बायोलॉजी की वीडियो मैंने देख ली एक बार, मुझे लगा अरे मुझे तो सब आ गया। लेकिन फिर मैं जब रिवाइज करने बैठा तो मैं भूल चुका था बहुत सारे फैक्ट, तो मैंने फिर से 40 घंटे की वीडियो देख के नोट्स बनाए, है ना। तो इसीलिए नोट्स साथ में रनिंग नोट्स बनाते जाना। और फिर बच्चे पूछते हैं कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी लूसेंट से पढ़े कि नहीं। भाई लूसेंट वूसेंट तब काम आती है जब आपका एक बेस हो। तो ये क्लासेस से धीरे धीरे जब आप सब्जेक्ट करते जाओगे, फिर कोई, क्योंकि टीचर भाई भगवान नहीं होता, कोई ना कोई मतलब बहुत फास्ट है जी के, कोई ना कोई फैक्ट छूट ही जाएगा। तो वो फिर जाके आप बुक में से देख सकते हो कि कौन सा फैक्ट मेरा छूट रहा है। या तो फैटमैन वगैरह भी जो बुक चल रही है वो, या लूसेंट में जाके आप देख सकते हो कि कौन सा फैक्ट मेरा छूट रहा है, वहां से उसे और हाईलाइट कर लो, और पूरा आपका जीके ऐसे कंप्लीट हो गया। अब जीके का सिलेबस करना क्यों जरूरी है ना। कि भैया मतलब ऐसे ट्रिक ट्रिक पढ़ के चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेते हैं, क्या ही होता है, इंपॉर्टेंट नदियां पहाड़ ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री में राजाओं के नाम पढ़ लेते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब क्या कौन से इंडिपेंडेंस में किस युद्ध, मतलब किसका क्या, कौन सी कमेटी में अंबेडकर जी थे, कौन सी में नेहरू जी थे, ये सब पढ़ लेना हो जाएगा। भाई नहीं होगा, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है, सिलेबस अच्छे से करोगे, तब आपको उसके पीछे की कहानी याद रहेगी कि ये आर्टिकल 52 में ऐसा क्यों होता है, इसके बाद ये क्यों होता है। जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा, तब आप बाकी फैक्ट्स भी याद कर पाओगे। और क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आ गया,
तो आप थोड़ा तुक्का अच्छे से लगा पाओगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा एक एक सब्जेक्ट लाइन से करते जाओ। सबसे पहले पॉलिटी उठाओ, 20 क्लास है, करते जाओ। फिर पॉलिटी खत्म हो गया तो फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, धीरे धीरे जीके करते जाओ। ऐसा कोई लोड नहीं लेना कि जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट उठा के करोगे तो बहुत छोटा लगेगा। क्योंकि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे? कि मॉक लगाने जब बैठोगे ना तो मतलब 20-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 15 मान लो ट्रेडिशनल जीके के हैं, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के, तो उसमें से आप 10-12 क्वेश्चन तो कर पाओगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में से होंगे। फिर जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, तो क्योंकि वो टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा पाता, तो उसके आसपास के क्वेश्चन ही होते हैं वो फिर आप नोट कर लोगे अपने नोट्स में कि भाई ये 2-3 फैक्ट मेरे रह रहे थे वो और नोट कर लेता हूँ। तो ऐसे आपके सारा जो भी लूप होल्स रह जाएंगे ना और सिलेबस में वो कंप्लीट होता जाएगा। इसलिए सिलेबस करना सबसे पहले जरूरी है जीके में। ऐसे कोई हवा में तुक्का मत मारना, है ना? तभी आप लास्ट में जब मॉक लगाते हैं ना तब कॉन्फिडेंस आ पाएगा। क्योंकि सिलेबस अगर नहीं पढ़ोगे तो जीके में भाई 50 में से 5 नंबर आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन अगर पढ़ लोगे तो 20 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, है ना? तो 20 तो आ ही जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। अगर पढ़ लोगे सिलेबस तो मेरी मानो तो पढ़ लेना जैसे मैंने बताया है। फिर रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने रनिंग नोट्स को सबसे पहले रिवाइज करना। आपने कॉपी में कुछ लिख लिया तो उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहो कि संडे को फ्री टाइम मिला कि चलो जीके रिवाइज कर लेता हूँ। क्योंकि जीके भाई, जीके हुआ एक वोकैब हुआ, ये भाई रटने वाले सब्जेक्ट हैं। आपने कितनी क्यों व्यूं कहानी बैठी हो दिमाग में, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे ना सब उड़ जाएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है ना? तो 2-3 रिवीजन मार लेना उसके। और पूरे मतलब जीके देखो बहुत वास्ट है, हुआ बना के रख देते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो डेली का 1.5 घंटा बांधो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इस 1.5 घंटे में मुझे क्लास करनी है और नोट्स बनाने हैं, और थोड़ा टाइम बच रहा है तो मैं उनको रिवाइज भी कर लूंगा। अगर ये करके करोगे तो बहुत खुश रहोगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम बच जाएगा। और पूरे पूरे दिन 4-4 5-5 घंटे जीके ही पढ़ते रहे तो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। और जीके में उतना मतलब आपको फायदा भी नहीं मिलेगा कि पेपर एकदम से टफ आ गया तो आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो उस टाइम में अगर आपने मैथ और पढ़ा होता तो मैथ के ज्यादा कर पाते, है ना? तो जीके का मैं ये बोल रहा हूँ सिलेबस आपको करना है, लेकिन डेली घंटे बांध के कि डेली 1.5 घंटा मेरे को जीके पढ़ना है। इसमें मैं धीरे धीरे 3 महीने में हो 4 महीने में मैं सिलेबस कर लूंगा। और बाकी आप पीवाईक्यू लगाओगे वहां से आपको फैक्ट्स मिल ही जाएंगे, है ना? तो टाइम बांध के करो। और 15 से 20 मिनट करेंट अफेयर के लिए रख लो डेली। भले ही आप मैगजीन से पढ़ रहे हो, डेली करेंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो 15-20 मिनट उनके लिए रख लो। तो ऐसे आपका जीके कवर हो जाएगा, है ना? फिक्स टाइम रखना है, ऐसे रैंडम स्टडी नहीं करनी जीके में। जीके में बच्चे क्यों दुखी रहते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं रहते, इनकंसिस्टेंटली कुछ भी पढ़ते हैं, इरेगुलर पढ़ाई करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो जीके को टफ नहीं बनाना है, धीरे धीरे करके सब कुछ कवर करना है। फिर आएगा टफ तो सबके लिए टफ आएगा, लेकिन पढ़ा ही नहीं होगा तो इजी भी नहीं होगा, है ना? तो जीके में ये फॉलो करना है। अब ये 2-3 लाइन लिखी है स्लाइड पे, ये पढ़ लो कि जीके में इंटेलिजेंट स्टडी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट और लिमिटेड पढ़ाई चाहिए। लिमिटेड करो। कोई टीचर अगर दुनिया भर का पढ़ा दे रहा है ना, कि जैसे बायोलॉजी में तो फिर नीट का है, डॉक्टर भी पढ़ता है कि प्लांट में कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा टिश्यू होता है, डॉक्टर का पढ़ा रहा है। भाई इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो पढ़ लो। 10% एक्स्ट्रा पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। और उसमें से फंसना होगा फंस जाएगा। टफ नहीं है, लेकिन इरेगुलर पढ़ाई करोगे तो वो जीके फिर टफ हो जाएगी, है ना? तो जीके में मैं ये बोलूंगा अच्छे से कवर कर लेना अपना, फिर भगवान भरोसे छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अच्छे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। और किस्मत अच्छी रही उस दिन तो आपके बहुत ज्यादा नंबर भी आ जाएंगे। तो जीके बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना रीजनिंग। अब करेंगे रीजनिंग। भाई सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एक बार आपने पढ़ ली और दम से प्रैक्टिस की तो रीजनिंग में नंबर कोई नहीं बिगाड़ रहा। अब देखो रीजनिंग में क्या है, 25 क्वेश्चन आते हैं ना एसएससी में। आप किसी 10th क्लास या 8th क्लास के बच्चे को दे देना आपके घर में, 25 में से 15 क्वेश्चन तो वही बना देगा और फटाफट बना देगा। लेकिन रीजनिंग में बाकी के 10 क्वेश्चन का खेल है जो टफ आते हैं या जिनमें ट्रिकी कैलकुलेशन होती है। और खेल ये है कि एसएससी में उतने टाइम में बनाना है। तो एक तो वो कैलकुलेशन आपकी मतलब बढ़िया होनी चाहिए, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग में ना 90% तो आपकी प्रैक्टिस होती है और 10% क्लास का रोल होता है ना? तो देखो रीजनिंग में बताऊं कैसे पढ़ सकते हो आप। रीजनिंग में
धीरे धीरे करते रहो अपना सिलेबस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे मत करो कि पहले कैलेंडर पढ़ने बैठ गए, क्लॉक पढ़ने बैठ गए। कैलेंडर क्लॉक से कौन शुरू करता है रीजनिंग? उन टॉपिक से शुरू करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, नंबर सिस्टम हो गई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेटमेंट कंक्लूजन आ रहा है, तो मैं बताऊं डेली अपना कुछ निकालो टाइम रीजनिंग में। सिर्फ क्लास क्लास मत देखो। जैसे आपने एक चैप्टर पहला चूज किया कि भाई मेरे को नंबर सीरीज पढ़नी है ना। नंबर सीरीज ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्लास में कोई अच्छा टीचर होगा तो सारे तरीके बता देगा कि कहाँ स्क्वायर हो रहा है बीच में, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ पे। जैसे ये सीरीज है 2, 4, 8, 16, तो इसमें टू का 2 into 2 हो गया, 4 into 2 हो गया, इंटू वाली सीरीज हो गई। फिर 4, 16, 256 ये स्क्वायर वाली सीरीज हो रही है। तो कोई अच्छा टीचर होगा ना, 3-4 क्लास या 5-6 क्लास में आपको बता देगा कि भाई क्या क्या इसके नियम है, क्या क्या ट्रिक्स हैं इस चैप्टर की। तो 5-6 दिन मतलब 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। एक वीक अपनी क्लास देखो, फिर अगले 10-15 दिन उस चैप्टर के PYQ हुए, कहीं और का बैंक का सवाल मिल रहा है, रेलवे का सवाल मिल रहा है, दम से उसकी प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है रीजनिंग में, है ना। तो दम से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई नंबर सीरीज का कोई भी सवाल आ गया ना, अब मैं फोड़ दूंगा। फिर दूसरा चैप्टर उठाओ, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे कर करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले कवर कर लो। फिर आओ इन चैप्टर पे कि कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, डाइस हुआ, इनकी थ्योरी पढ़ते जाओ और सारे तरह के सवाल सीख लो कि इनका भी सवाल आया तो मैं कर दूंगा। तो ऐसे करना है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग में उनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है एक बार। क्योंकि उतना नोट्स बनाने का काम है नहीं, बस ट्रिक ट्रिक नोट कर लो जो टीचर बता रहा है। फिर सारा रीजनिंग में प्रैक्टिस का ही खेल है। तो जब भी फ्री टाइम मिले रीजनिंग का अपना जो आपने 1-1.5 घंटा बांधा है दिन का या 2 घंटे बांधे, उसमें प्रैक्टिस करो जम के। तो मैं तो ये कह रहा हूँ एक चैप्टर 5 दिन अगर थ्योरी करने में लग रहे हैं तो 5 दिन प्रैक्टिस में लगेंगे। 10 दिन में एक चैप्टर आपको बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे आप प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर ऐसे 3-4 2 महीने में तो आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना रीजनिंग के वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर बाकी 20-25 दिन में बाकी का सिलेबस और कंप्लीट कर लो जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऐसे करना है भाई रीजनिंग को, है ना। तो प्रैक्टिस पे ज्यादा। हाँ, तो जो मैंने बताया वही कि भाई पहले पूरा चैप्टर देखना है और जब तक उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लो तब तक उसको छोड़ना नहीं है, है ना। अब बहुत ही कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो यार भाई मतलब टाइम बचेगा ही नहीं एग्जाम में, तो कैसे कर सकते हो कि यार वो क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। इसने में तो आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लोगे जो इजी वाले हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, तब दूसरे चैप्टर पे स्विच करना, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ अब ऐसा ही नहीं कि अब मैंने प्रैक्टिस बोल दिया तो लगे ही रहो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, एक ही चैप्टर पे लगे हो। 5-6 दिन में सारे PYQ और इधर उधर के सवाल भी कवर हो जाते हैं, इतनी प्रैक्टिस बहुत है। फिर धीरे धीरे सिलेबस जब खत्म हो जाए तब लास्ट में मॉक से और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। लेकिन हर चैप्टर की प्रैक्टिस, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस में आप कमी मत छोड़ना, प्रैक्टिस से स्पीड आएगी। तो ये बिल्कुल याद रखना। तो कैसे करना है भाई, टाइम बांध के करना है। अब रीजनिंग का भी ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस बोला तो 4 घंटे लगे हैं, मैथ भूल गए, जीके भूल गए, जीके उस दिन पढ़ी ही नहीं। भाई टाइम बांध लो, 1.5 घंटे में जितनी प्रैक्टिस हो रही है उतनी प्रैक्टिस करो, है ना। तो हर सब्जेक्ट का टाइम बांध के करो। और 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हो तो पढ़ो, वरना 3 सब्जेक्ट एक बार में, जैसे मैथ इंग्लिश रीजनिंग, वो मैथ इंग्लिश और जीके एक दिन में मतलब एक वीक पढ़ो। फिर स्विच कर लो मैथ से कि मतलब मन नहीं लग रहा मैथ में तो फिर रीजनिंग के साथ जीके और इंग्लिश पढ़ लो। जीके और इंग्लिश तो डेली चलती रहनी चाहिए। बाकी मैथ और रीजनिंग में आप स्विच कर सकते हो क्योंकि दोनों थोड़े दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट हैं। तो उनमें आप स्विच कर सकते हो ऐसे। वरना 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो चारों पढ़ लो एक दिन में, है ना। तो टाइम बांट के पढ़ो, है ना। कि मैंने क्या देखा यार, ये थोड़े मैथ के टीचरों ने हवा बना रखी है, मैथ मैथ मैथ, बच्चे 8-8 घंटे मैथ ही कर रहे हैं। भाई इंग्लिश मेंस में आ रहा है यार, ज्यादा नंबर का तो इंग्लिश ही आ रहा है ना फिर तो। मैं बोल रहा हूँ सब सब्जेक्टों को बराबर सम्मान दो तभी आपके नंबर आ पाएंगे। अब भाई फाइनल टिप्स दे रहा हूँ कि जो चीजें मैंने अपनी प्रिपरेशन में डेली फॉलो की थी मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि डेली बेसिस पे कुछ चीजें मिस मत करना। कि भाई वोकैब ना डेली पढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम पेयर में पढ़ना, तो उन्हें डेली पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना। संडे को भले ही मत पढ़ना, रिवीजन के लिए रख लेना 6 दिन जो पढ़ी है वो। लेकिन इनमें कंसिस्टेंसी अगर आपने तोड़ी तो भाई पीछे का सारा भूल जाओगे। और साथ साथ रिवाइज करते जाना, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ रिवीजन को बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ कि रिवीजन के बिना आप मतलब इंग्लिश और जीके में तो मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन करके चलना कि एक वीक में जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लो।
या सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन का जो मैं फॉलो करता हूँ कि जैसे आज इंग्लिश में मैंने नाउन के 5 रूल पढ़े, तो कल जब जैसे मान लो मेरी 3 बजे क्लास है इंग्लिश की, तो उससे आधा घंटे पहले मैं कल जो पढ़ाया था टीचर ने उसे रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, तो एक दिन पहले पढ़ाए हुआ अगर आप रिवाइज करते जाओगे अगली क्लास से पहले, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, और फिर वीकेंड पर संडे को बैठ के पूरा रिवाइज कर लो हफ्ते का। सेम फॉर जी के, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरी चीज भाई, कैलकुलेशन डेली करनी है। जो मैंने वीडियो सजेस्ट करूंगा वहां से देख लेना कैसे करनी है, लेकिन डेली 15-20 मिनट कैलकुलेशन करनी है। आप डेली करोगे तब आपकी प्रैक्टिस में आएगी। अगर आप सोचोगे कि एग्जाम से 15 दिन पहले मैं कैलकुलेशन सीख जाऊं, तो फिर ठीक है भाई कर लेना, ऐसे मैं तो नहीं कर पाता। चौथा, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। मैंने 50 तक स्क्वायर याद किए थे। ठीक है, फिर क्यूब आपको याद होने चाहिए, 30 तक के क्यूब। और टेबल याद की थी भाई मैंने 25 तक। आपको लगेगा 25 तक कौन टेबल याद करता है? भाई जब पाई आर स्क्वायर आता है ना, 22/7, 22 से इंटू करना पड़ता है। यहाँ पे मान लो 8 लिखा है और ऐसे कुछ वैल्यू कट गई ऐसे, फिर 22 × 8 करने का डायरेक्ट याद होगी ना, तो खटाखट यूं करके सवाल निकल जाओगे, आपके 10 सेकंड वेस्ट नहीं होंगे, है ना। तो 25 तक टेबल मैंने याद की थी, आप चाहो तो कर सकते हो, वरना 20 तक तो कर ही लेना। तो ये 2 3 4 चीजें जो मैंने बताई हैं भाई, ये फॉलो करना। और मॉक कब लगानी ये डाउट रहता है, तो जब 60% सिलेबस या 70% सिलेबस हो जाए तब मॉक लगाना शुरू करना। अगर परसेंटेज पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर परसेंटेज उठाया, उसी दिन से मॉक लगाना शुरू कर दिया, हवा नहीं लगेगी, तैयारी छोड़ के भाग जाओगे। तो ये गलती मत करना। 60-70 मतलब परसेंट सिलेबस हो जाए तब मॉक लगाना शुरू करना। तो ये 3 4 टिप्स जो मैंने फाइनल बताई हैं, इन्हें डेली बेसिस पे करना। स्क्वायर क्यूब वगैरह कैलकुलेशन, वो क्या डेली ये करना। इससे आपकी तैयारी में बहुत, इससे मतलब 1 घंटा आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर 20-25 दिन कर लोगे तो आपके बहुत सुधार आ जाएगा आपकी तैयारी में, और 10-15 नंबर इन चीजों से बढ़ जाएंगे। तो ये करना बिल्कुल। तो इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अब मैंने बहुत, जितने भी मेरे पे पिछले 3-4 महीने में आए हैं ना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी डाउट आए हैं, मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को। ठीक है, वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना। मैं रिप्लाई करता हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ, जो डाउट मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं। ऐसे हाई हेलो का तो रिप्लाई मैं नहीं करता ग्रुप पे, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, है ना। तो जो डाउट अगर आपका इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं कर दूंगा। वरना बाकी बच्चे भी, काफी बच्चों ने मेंस दिया है उस ग्रुप में, इस साल प्री दे रहे हैं और भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो काफी बच्चे बैठे हैं उस ग्रुप में जो आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो वहां पे भी आके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, वरना कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हो, पर सब जगह रिप्लाई करता हूँ मैं, जाके देख लेना। मैं हर जगह मेरा जो भी जेन्युइन डाउट होगा वहां पे आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा, है ना। तो भाई अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी दिक्कत हो कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा, और वीडियो वाला टॉपिक होगा और ऐसे ही एड्रेस हो जाएगा डाउट आपका, तो ऐसे ही कर दूंगा। ठीक है, चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय। और कमेंट में ध्यान से सजेस्ट करना कि अगली वीडियो को टॉपिक अपन क्या रखें, है ना। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चलो।